नमस्कार बच्चों। आज हम अगले लेक्चर के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? आपकी कॉपी आप अपने सामने रखिएगा। पीछे का जब हम कहेंगे तो उसको देखते भी चलिएगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब क्या है। मतलब हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय कैसे है और उसकी परिभाषा क्या है। आपने पिछले कक्षाओं में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, इस शब्द से आप परिचित हैं। आपने परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? p/q टाइप की होती हैं, सच दैट pq बिलोंग्स टू z। z क्या है बच्चे? पूर्णांक संख्याएं हैं। z क्या है? पूर्णांक संख्याएं, और जिसमें से q 0 नहीं होना चाहिए। और जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो संख्याएं अपरिमेय होती हैं। कैसी होती है? अपरिमेय। जैसे √2/1 तो हम लिख सकते हैं, नीचे वाला तो पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है ना। √3, √5 जितनी भी अभाज्य संख्याएं अगर उनका रूट लें या भाज्य भी हों जिनका वर्गमूल ना हो, अगर उनको वर्गमूल चिन्ह के अंदर रखें तो वो सब क्या होती हैं? अपरिमेय। जैसे √2/√3। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिए। पाई अगर 22/7 लिखा है, 22/7 लिखा है तो 22/7 पाई का मान लिया गया है, लेकिन 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। अगर इसी तरह लिखा है पाई तो वो अपरिमेय है, ठीक। इस पाठ में हम ये सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या अपरिमेय कैसे है। अपरिमेय कैसे का मतलब जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके वो क्या है? अपरिमेय। इससे पहले हम एक बात और जानेंगे, बहुत ज़रूरी है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। कोई संख्या p यदि a² को विभाजित करती है, ठीक है, तो वो p a को भी विभाजित करेगी। ध्यान रखिए, कोई संख्या p यदि a² को विभाजित करती है तो वो p a को भी विभाजित करेगी। उल्टा भी हो सकता है, यदि p a को विभाजित करेगी तो p a² को भी विभाजित करेगी, ठीक। विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, ये क्या है? विरोधोक्ति, विरोध उक्ति यानी उल्टा कह के। जैसे कोई आपसे कहे कि सिद्ध करो ये अपरिमेय है, तो आप कहोगे नहीं, हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय है। और परिमेय सिद्ध करने के लिए जो जो कारण होने चाहिए वो कारण हम न प्रूफ कर पाएँ, कारण को सही दिशा न दे पाएँ, तो इसका मतलब हमने जो माना कि ये परिमेय है वो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है फिर? वो अपरिमेय है। इसको विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति कहते हैं, ठीक है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये उक्ति भी प्रयोग की जाती है, जिसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं और जिसको प्रमेय के रूप में भी लिया गया है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमने बहुत सी चीज़ें आपको समझाई हैं। समझाई वाली बातें भी साथ में लिखी हैं, लेकिन आपको जब पेपर में प्रश्न करना होगा तो उन बातों को लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमने √3 को भी सिद्ध किया है, तो जैसा जैसा √3 के लिए लिखा गया है वैसा ही आप √2 के लिए उतना ही लिखेंगी, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब यहाँ देखिए, हमको क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उपपत्ति क्या है? हमें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, पर विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति तकनीक अपनाने पर हम मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम √2 को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए दो पूर्णांक r और s हैं, जैसे 15/21 हो। कितना? 15/21।
तो हम क्या कर सकते, 3 5 15, 3 7 21 काट सकते हैं कि नहीं? तो ये छोटा और हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 15/8 लिखा है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। 4/21 में कुछ भी कॉमन नहीं है कि जो काट सकें। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ ऐसा है कि जो हम कैंसिल कर सकें तो हम कैंसिल कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर R और S पूर्णांक हैं जो कि आपस में अभाज्य हैं। आपस में अभाज्य का मतलब कि इनके बीच में कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता है, इसको सह अभाज्य भी कहते हैं। आगे हमने लिखा है, अर्थात R तथा S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और S 0 नहीं है। यदि सह अभाज्य नहीं है, यदि R और S सह अभाज्य नहीं है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर उसे हम अभाज्य बना लेंगे। जैसे 15/18 है ना, तो 3 5 15, 3 6 18, हम 5/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 तथा 18 में 3 क्या है, उभयनिष्ठ खंड है। तो इसको हम, ये सह अभाज्य नहीं है, हमको इसको सह अभाज्य, अभाज्य माने जिससे हम किसी संख्या से भाग और ना दे सकें। ठीक, तो मान लो हमने R और S में कुछ अभाज्य था, सहभाज्य था, और हमने काट के क्या बना लिया, √2 बराबर A/B। उभयनिष्ठ गुणनखंड काटने पर मान लो √2 क्या हो गया, A/B। A और B क्या है यहाँ पर, सहभाज्य हैं। ठीक, अब हम इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर लें तो B√2 बराबर A लिख सकते हैं। हाँ, फिर अगर हम इसको वर्ग कर दें तो √2 का वर्ग 2 होगा और B का क्या होगा, B² बराबर A², वर्ग करने पर आया ये। अब B² बराबर कितना हो जाएगा, A²/2। ठीक, अतः 2A² को विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है, जरूर करेगा, क्योंकि B क्या है, पूर्णांक है, तो B² भी पूर्णांक होगा, तो ये भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने का मतलब 2 से ये कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसलिए 2A को भी विभाजित करेगा, जब A² को विभाजित करेगा तो A को भी विभाजित करेगा, अर्थात A का एक गुणनखंड 2 होगा। अगर 2 से विभाजित करेगा तो 2 गुणनखंड होगा कि नहीं उसका। जैसे 4 को 2 भाग देगा तो 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। जैसे 16 है, 16 को 2 विभाजित करेगा तो 16 को 2 × 8 लिख सकते हैं। ऐसे A को भी 2 × कुछ संख्या लिख सकते हैं, मान लो 2C के बराबर लिख दें तो A² कितना हो जाएगा, 4C² हो जाएगा। तो जो पहला वाला हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ B² बराबर A²/2 एक पहला संबंध निकाला था, उसी में A की जगह हम 4C² लिख देंगे। A²/2 था ना, तो A² की जगह 4C²/2 लिख देंगे, यानी 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 2C²। B² बराबर 2C²। इसका क्या अर्थ है कि B² भी 2 से विभाज्य है। B² में भी 1 2 खंड है ना, इसका मतलब B² भी 2 से विभाज्य है। अतः A तथा B में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमने क्या माना था कि ये सहभाज्य है, लेकिन सहभाज्य तो नहीं रहा, दोनों में A को भी काट रहा है, B को भी काट रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने माना कि √2 एक परिमेय है, जो कि गलत है। इसका मतलब परिमेय नहीं, और परिमेय है तो A और B क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन उसमें 2 कॉमन है, कट रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, एक्स्ट्रा बातें। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, इससे जल्दी ही क्लियर हो जाएगा कि कितना हिस्सा लिखना है आपको, है ना। हमने एक उदाहरण क्या लिया, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सीधा लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, लेकिन मान क्या कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर A/B, जहाँ AB बिलोंग्स टू Z, Z माने पूर्णांक समझ लो, A भी पूर्णांक है और B भी पूर्णांक, पूरा पूर्णांक है। ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तथा B बराबर B0 नहीं है, B0 के बराबर नहीं है। फिर
आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आगे हम लिखेंगे, चूँकि √3 बराबर a/b माना तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो b√3 बराबर a आएगा। फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 3b² बराबर a² आएगा, यानी b² बराबर a²/3। चूँकि b² पूर्ण संख्या है और जब पूर्ण संख्या है तो 3 से ये भी कट जाना चाहिए, तभी तो ये पूर्ण संख्या है कि पूर्ण संख्या ही के तो बराबर होगी, तो 3 से ये कट जाना चाहिए, यानी कि a² 3 से विभाज्य है। अतः a भी 3 से विभाज्य है, अर्थात अगर 3 से विभाज्य है तो 3 एक खंड होना चाहिए, तो a बराबर 3c, a² बराबर 9c²। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो b² बराबर कितना हो जाएगा? जैसे यहाँ a²/3 लिखा था तो a² की जगह क्या लिखेंगे? 9c² बराबर 3, और ये कट के क्या हो गया? 3c², यानी b² भी 3 से विभाज्य है, अतः b भी 3 से विभाज्य होगा। लो, यहाँ भी बताया a भी 3 से विभाज्य है, यहाँ बता रहे b भी 3 से विभाज्य है, लेकिन माना क्या था कि a और b सह अभाज्य हैं, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन परिमेय मानने पर क्या आ रहा है कि 3 से विभाज्य है। ये विरोध हो गया कि नहीं? हमने जो माना और जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है उससे विरोध हुआ, अर्थात a तथा b सह अभाज्य नहीं है, विरोध हो गया। इसलिए हमारी कल्पना कि √3 एक परिमेय है, ये गलत है। हमने क्या कल्पना की थी कि √3 एक परिमेय है, वो क्या है? गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी प्रकार हम √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये आपके बुक में क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको पहले ही करके हमें आप फ़ोटो खींचकर दिखाइएगा, तो हमें समझ में आएगा कि आपने कितना सही लिखा और क्या गलत लिखा है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।